नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ना। उसका नाम था क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके प्रथम चरण को कंप्लीट किया था। तो इस उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला चरण था 1905 से लेके 1915 को हमने आपको पढ़ा दिया है। बाकी इसका जो सेकेंड चरण रहता है, जो सेकेंड फेज इसका रहता है, जो 1924 से लेके 1934 तक चलता है, उसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए है। तो जो भी फैक्ट्स और पॉइंट मैं आज को बताते चलूँगा आपको, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देती हूँ, और अगर अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेज ली हुई हैं पीईटी 2022 के लिए, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको ये सारे जो कंटेंट हैं उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने 1915 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे प्रथम चरण में, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला चरण था, जो 1915 तक चलता है, उसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय में जो भी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, वो थोड़े समय के लिए, कुछ सालों के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भारत में हो जाता है। महात्मा गांधी के आगमन के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं। तो बाद में पुनः ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये 1924 से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित हुए थे असहयोग आंदोलन में। लेकिन अचानक से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आपको पता होगा चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में। 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसी असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण जो भी क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे, वे महात्मा गांधी से निराश हो जाते हैं और पुनः दोबारा से वे अपने क्रांतिकारी जो गतिविधियां 1915 में चल रही थी, वह पुनः 1924 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन्हीं सभी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों को देखने से पहले 1924 से लेकर 1934 के मध्य जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, सबसे पहले आइए उनको देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काफ़ी महत्वपूर्ण यह संस्था है। छोटी सी जानकारी आप इसके बारे में देख लीजिए, बाकी आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी स्थापना आप याद कर लीजिएगा 1924 में की गई थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसके संस्थापक में सचिंद्र नाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इनके संस्थापकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की जाती है और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में। और किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाती है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। बाकी अन्य लोग भी इस एसोसिएशन में सम्मिलित थे, जैसे विजय कुमार सिन्हा हो गए, सी वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए, सुखदेव हो गए और दुर्गा भाभी हो गई। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जो इस एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में, और इसके सदस्य थे भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल। इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। इसके बाद सुखदेव और भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ की भी स्थापना की थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संगठन थे जो 1924 से लेकर 1934 के दौरान स्थापित किए गए थे। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, असहयोग आंदोलन के वापस ले लिए जाने के कारण जो युवा असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे, वे निराश हो गए और वे पुनः एक बार क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिग्न हो गए। तो उत्तर भारत में, आप याद देखिएगा, उत्तर भारत में जो है क्रांतिकारियों
के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट संगठन की स्थापना की जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 24 अक्टूबर 1924 को जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो भी क्रांतिकारी थे, इन्हीं के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान आपको लखनऊ से थोड़ा सा पहले मिल जाएगा, तो इसी काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यह घटना काफ़ी न्यूज में थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर अब कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तथा यह जो काकोरी ट्रेन एक्शन था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो HRA के सदस्यों के द्वारा किया गया था। HRA के जो भी क्रांतिकारी सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई और अन्य जो क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे उनको आजीवन कारावास की लंबी सजाएं मिली। तो इसके बाद यह संगठन लगभग समाप्त हो जाता है। फिर बाद में इस संगठन का पुनर्गठन किया जाता है दूसरे नाम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर 1928 में, सितंबर में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। और संगठनों के डेट आपको पता होनी चाहिए, आपसे डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके संस्थापक सदस्य मैंने आपको बता दिए थे। HSRA का जो गठन है यह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था और इसके अन्य भी संस्थापक सदस्य थे, जैसे आपके जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, शिव वर्मा हो गए, दुर्गा भाभी हो गई, सुखदेव हो गए। तो ये इसके संस्थापक सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1928 यानी कि सितंबर में, तो आपके सितंबर 1928 में HSRA का गठन किया जाता है। लेकिन सितंबर के बाद जो अगला महीना आता है अक्टूबर का, तो 30 अक्टूबर को जो है एक घटना घटित होती है। इसी दिन जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु होती है तो आपको पता होगा। 1928 में साइमन कमीशन जो है, और साइमन कमीशन भारत आ गया था। तो इसी साइमन कमीशन का जगह जगह पर भारतीयों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो इसी विरोध में एक जगह का नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। कहाँ का? तो लाहौर में। तो लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जो है लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी प्रदर्शन के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, जिसके कारण लाठीचार्ज में बुरी तरह से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो ये डेट आपको याद रखना है। सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 17 दिसंबर 1928 को क्यों की गई थी, तो मैंने यहाँ पे कारण आपको बता दिया है। इसके बाद ये वाला इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1919 को। ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह डेट पूछी गई है। यहाँ पे 1919 नहीं होगा, 1929 होगा ना, यहाँ पे 1929 होगा। तो 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों फेंका था, किसके विरोध में फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और
ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में यह बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। तो डेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया जाता है। फिर भगत सिंह पर भी जो है मुकदमा चलाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे चलकर इनके ऊपर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा अन्य क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र केस चलता है। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी दे दी जाती है। तो किस केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिलती है? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो ये केस भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ समय के लिए जब ये लोग जेल में बंद थे तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। तो जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल में अमानवीय दशा, उस समय क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक जेल में किया जाता था। तो अमानवीय दशा में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए ये जो क्रांतिकारी थे इन्होंने अनशन किया तथा अनशन के 64वें दिन जो है और जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। डेट थी आपकी 13 सितंबर 1929 को। तो आप याद रखिएगा, जेल में क्रांतिकारियों की दशा को सुधारने के लिए जो उस समय अमानवीय दशा चल रही थी जेल में, क्रांतिकारियों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था उसको सुधारने के लिए, उसको सुधारने की मांग करने के लिए तथा स्वयं को, अपने आप को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने के लिए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। इस अनशन के 64वें दिन जो है जो क्रांतिकारी थे जतिन दास, इनकी मृत्यु हो जाती है 13 सितंबर 1919 को। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो आपकी घटित हुई थी और आपके सेकेंड फेज में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण था उसमें ये सभी इम्पॉर्टेंट गतिविधियां जो है आपकी घटित हुई थी। इसके बाद एक इवेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चटगांव शस्त्रागार हमला, जो कि 1930 में हुआ था। बहुत बार इस इवेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन, जिनको हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्यसेन के द्वारा। सूर्यसेन को हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं तथा सूर्यसेन जो है बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उस समय के, तथा सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की जो कार्यवाही है वह की गई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था 1930 में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस हमले में गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बुरी तरह से इनको प्रताड़ित भी किया जाता है बाद में गिरफ्तार करने के बाद। इसके बाद बंगाल में इस समय बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट भी घटित हुए थे। जो कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको आप एक देख लीजिएगा एक बार। जैसे बंगाल में इस समय क्रांतिकारियों में जो महिला थी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। जैसे एक नाम है आपको याद रखना पड़ेगा, प्रीतिलता वाडेयार का। तो प्रीतिलता वाडेयार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा इस दौरान वे शहीद हो गईं। इसके बाद कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी उस समय। कुमिल्ला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौहान ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। यानी कि कुमिल्ला की 2 छात्राएं थी जिनका नाम था, एक का नाम था शांति घोष और दूसरे का नाम था सुनीति चौहान। इन्होंने जिला अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां जो महिलाओं के द्वारा की गई थी उस समय बंगाल में। इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो बीना दास ने गोली कब चढ़ाई थी, मतलब गोली कब मारी थी गवर्नर को? तो 1932 में, फरवरी 1932 में बीना दास के द्वारा दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई गई थी। तो वर्ष भी आप याद कर सकते हैं, 1932 में। इसके बाद जो कुमिल्ला की 2 स्कूली छात्राएं थीं, शांति घोष और सुनीति चौहान, इन्होंने
किस वर्ष में जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी? तो इन्होंने जो है दिसंबर 1931 में जो है जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो बंगाल में घटित हुई थी, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद और 2-3 पॉइंट और बाकी रह गए आपके, इनको भी देख लीजिए यहाँ पे। तो 1924 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसके कारण शाह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, असफल प्रयास यह किया गया था और चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का गोपीनाथ साहा के द्वारा, जिसके बाद साहा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद 27 फरवरी 1931 की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इसी दिन शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में इस अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या है। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी 1931 को आपके चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे और इसके कुछ ही दिनों के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेन प्लेयर थे, क्रांतिकारी थे, वे अब तक शहीद हो चुके थे 1931 तक आते आते। फिर 1940 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट घटित होता है, उधम सिंह के द्वारा यह घटना की जाती है। तो 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो आपकी घटित हुई थी सेकेंड फेज के दौरान, मैंने आपको बता दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका जो क्रांतिकारी गतिविधियों का टॉपिक था वह समाप्त हो गया आज। इसके बाद हम स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष है उस टॉपिक को शाम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।